प्रिय विद्यार्थी, बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम पर बात करते हुए मैंने हिंदी कहानी की चर्चा की थी और उस कहानी के प्रसंग में पाठ्यक्रम में निहित उसने कहा था कहानी की चर्चा की थी। उस कहानी की चर्चा के क्रम में अन्य बातों के अलावा कहानी के कथानक को अति संक्षेप में बताते हुए मैं यहाँ तक पहुँचा था कि किस प्रकार लहना सिंह की पुनः मुलाकात अपने बचपन के प्रेम के प्रति होती है और उस प्रेम को देखकर मैंने पिछला वाक्य बोला था लहलहा उठता है वो, यानी कि बचपन का प्रेम पुनः पल्लवित होकर एक तरह से नए तरह का आह्लाद उपस्थित करता है। अकारण ही नहीं है कि सूर की गोपियाँ कृष्ण के संदर्भ में कह उठती हैं कि लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। जो बचपन का प्रेम है वह अंत तक भूलने वाला प्रेम नहीं होता है और यही स्थिति लहना सिंह की होती है। दूसरी एक और बड़ी विशेषता प्रेम के प्रति ये होती है कि प्रेम अपने आप में मर्यादा है, अर्थात प्रेम करने वाला व्यक्ति अपने ऊपर असह्य दुखों को सहने के बावजूद दूसरे यानी प्रेम के पात्र को सुखी देखकर वह सुखी महसूस करता है। इसीलिए भक्ति की परिभाषा के भीतर संभवतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परिभाषा करते हुए कहा था कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। यानी कि प्रेम जो है बहुत कुछ जीवन के क्षेत्र में पा लेने की आकांक्षा मात्र से नहीं प्रेरित होता। हाँ, यह सच है, उसे वो पाना चाहता है, नहीं पाने पर, चाहे वो भगवान हो चाहे प्रेमिका हो, नहीं पाने पर उसे दुख होता है और प्रेमी अपनी प्रेमिका को नहीं पाने का दुख लहना सिंह को शुरू में रहता है, जिसकी चर्चा मैंने कहा था कि अंधे आदि की उपाधियां उसने पाई, यानी कि किस तरीके का व्यंग्यात्मक लहजा गुलेरी जी ने यहाँ पर प्रयुक्त किया है। अब यह मुलाकात उसे हर्ष देती है, लेकिन साथ ही साथ वह प्रेम की पात्र स्त्री युवती यह जानती है कि यह जिस तरीके से हमें प्रेम करता है उस तरीके से यह हमारी रक्षा भी करेगा। कहने का तात्पर्य है, पुनः यहाँ पर कबीर याद आते हैं, कबीरा यह घर प्रेम का खाला का घर नाई, शीश उतारे भुई धरे तब पैठे घर माही। यानी कि प्रेम जो है सुख संसाधन नहीं खोजता है, प्रेम त्याग मांगता है, सेवा मांगता है। सेवा और त्याग से युक्त प्रेम ही भक्ति का चरम प्रमाण बनता है। यह बात न केवल लहना सिंह जानता है बल्कि उसकी प्रेमिका भी जानती है और साथ ही साथ प्रेमिका के पास उस समय दो पूंजी है, एक उसका पति और दूसरा उसका पुत्र, और दोनों ही इस युद्ध के मोर्चे पर वहां जा रहे होते। वह उससे वचन लेती है कि तुम हो इसलिए मैं निश्चिंत हूं, यानी मेरा पति और पुत्र सुरक्षित रहेगा। यूं तो लहना सिंह की ड्यूटी ही पूरे देश को बचाने की है, समाज को बचाने की है, उसके लिए जान न्यौछावर करने की है, लेकिन वह बलिदान मांगता है देश प्रेम भी। इस देश प्रेम में व्यक्तिगत प्रेम की छौंक लग जाने के कारण वह बलिदान अंतरात्मा के स्तर पर बहुत ऊंचाई की ओर बढ़ जाता है। इस भाव से वह अपने अफसर के साथ प्लाटून में चलता है। ये तो रही एक बात। दूसरी बात इस कहानी की जो और महत्वपूर्ण है कि पहली बार ऐसा होता है कि हिंदी के पाठक के सामने आधुनिक सैनिक का संपूर्ण जीवन और कर्तव्य बोध समझ के सामने प्रस्तुत होता है। पाठक सामान्यतः सैनिक के लिए यही मान करके चलता है कि वह युद्ध के मोर्चेबंदी में अपने दिमाग का उपयोग करते हुए
आगे बढ़ते हुए वह युद्ध करता है, लोगों को मारता है या मरकर शहीद हो जाता है। और वह मारता चला जाए, शहीद न हो, इसके लिए वो युद्ध और युद्ध के हथियारों की अनेक रणनीति अपनाता चलता है। लेकिन जब युद्ध के मोर्चे पर यह पहुंचता है, जो कि युद्ध का मोर्चा एक तरीके से भारतीय सैनिकों की दृष्टि से भयानक मोर्चा है, वहाँ पे ठंड ज़्यादा है, वहाँ पे बरसात हो रही है, दलदल है, उसमें वो मोर्चेबंदी किया हुआ, विदेशी स्थान है, पृष्ठभूमि प्रथम विश्व युद्ध की है, उस पृष्ठभूमि में लिखी गई ये कहानी है। उसमें जो विरोधी सेना है वो हमेशा इस ताक में लगी रहती है कि दुश्मन सेना को परास्त करने के लिए जरूरी है कि उसकी रणनीति को समझा जाए और उस रणनीति के आधार पर अपनी रणनीति को तैयार किया जाए। उस रणनीति के संदर्भ में पहली रणनीति यह आती है कि दुश्मन सेना का एक गुप्तचर या भेद लेने के लिए कि भारत से आए हुए सैनिकों की सेना की रणनीति क्या है, एक गुप्तचर को भेजता है जो एक पुराना अफसर बन करके सिपाही से मिलता है। सिपाही को पहली ही बार में हल्का सा शक होता है, लेकिन लगता है उसे कि शायद ये वही अफसर है। अपने शक को पुख्ता करने के लिए वो दिमाग के कितने घोड़े दौड़ाता है, एक तरफ यह बात स्पष्ट होती है इस कहानी में उस सिपाही के माध्यम से। दूसरी एक और बात यह कहानी स्पष्ट करती है जिस पर आलोचकों का ध्यान शायद नहीं गया, गया हो तो मैं ठीक से नहीं कह सकता, लेकिन मुझे पढ़ते हुए यह मिला कि किस तरीके से एक सांस्कृतिक चेतना युद्ध की भूमि में भाषाई चेतना के माध्यम को परास्त करती है। कई बार हम समझते हैं कि किसी देश की भाषा को हमने समझ लिया तो उस देश की संपूर्ण संस्कृति को ही समझ लिया। ऐसा होता नहीं है। भाषा में एक अंतर्निहित संस्कृति होती है जो अपनी अर्थान्वित में बहुत दूर तक एक नए अर्थ का बोध कराती है। यही चीज यहाँ पर उपस्थित होती है। इसीलिए लोग ये समझते हैं कि हम कहीं पैदा हो गए, हमें वहाँ की भाषा हमारी मातृभाषा बन गई तो हमें परंपरा भी आ गई, जबकि भाषा परंपरा की भी वाहिका होती है। वह जो सैनिक आता है, भारतीय अधिकारी, सैन्य अधिकारी बनकर आता है और हिंदी का जब वो प्रयोग करता है और इतना बढ़िया उच्चारण करता है कि उसको लगता है कि वह कहीं भी गलत नहीं हो सकता है, वहाँ पर वह सिपाही उसको तरह तरह की कहानियाँ सुनाता है कि साहब आपको वो दिन याद है, आपको वो दिन याद है। यानी कि वह परखना चाहता है कि यही बात इसको याद है कि नहीं है। वह जासूस जो अधिकारी के रूप में आया इस बात को परख लेता है और यह साबित करने में लग जाता है कि उसको सारी कहानियाँ याद आ जाती हैं। लेकिन उन्हीं कहानियों के माध्यम से उसका शक और पुख्ता होता जाता है कि यह हमारी सेना का भेद लेने आया है। उसमें जब मैं कह रहा था कि भाषा एक संस्कृति का बोध कराती है, उस संदर्भ में वो एक और कहानी सुनाता है जिसमें कि एक मुसलमान पात्र की कल्पना करता है। उस कल्पना वाली कहानी में वो कहता है कि साहब वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का नाम लेता है और कहता है कि वो व्यक्ति आपको याद है क्या, जो साथ साथ चला था, जंगल में बहुत दूर हुआ था तो प्यास लगी थी तो पानी के लिए हुआ, वहाँ पर एक शिव मंदिर मिला, उसने कहा कि ऐसा है कि सबसे पहले मैं शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ा करके आता हूँ। अब यहाँ पर वो अधिकारी लगभग फंस जाता है और आकर के हाँ हाँ बिल्कुल याद है, क्योंकि उस अधिकारी को भाषा का तो ज्ञान है। ये ज्ञान नहीं है कि भारत इतनी विविधताओं की संस्कृति वाला देश है कि यहाँ पे भाषा के माध्यम से ही, भाषा के द्वारा ही आदमी की पूजा पद्धति आदि की प्रवृत्ति को पकड़ लिया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमान हिंदू देवताओं के, देवी देवताओं के भक्त नहीं हुए, पूजा आराधन नहीं किए। मैं ये कह रहा हूँ कि सामान्यतः इस्लाम मूर्ति पूजा आदि का विरोधी रहा। दूसरा, अगर वह हिंदू देवी देवताओं की पूजा पाठ रहीम रसखान की तरह अगर वो कर भी रहा है
तो भी यह संभव नहीं है कि सेना के लश्कर के साथ जा रहा हो तो शिव का मंदिर देखते ही उसके ध्यान में यह आ जाए कि ऐसा है कि यहाँ पर पूजा करते हुए हमें चलना चाहिए। तब उसको पूरा बोध हो जाता है कि इसका मतलब कि यह फर्जी है और हमारा भेद लेने आया, और उस पर चढ़ करके यह पूछता है कि ये बताओ भाई कि लश्कर के साथ कब कौन सा मुसलमान शिव के मंदिर में जाकर जल चढ़ाता है। वहां हक्का बक्का हो जाता है और उसका भेद खुल जाता है। कहने का तात्पर्य है कि यह कहानी पहली बार कहानी की विधा में ढंग से यह प्रमाणित करती है कि युद्ध की रणनीति में भी भाषा एक पूरी संस्कृति को कैसे व्यक्त करती है, और भाषा की संस्कृति का पहचान न करने वाला व्यक्ति निसंदेह भारतीय होगा, जी भारतीय नहीं होगा, क्योंकि वह भाषा में निहित सांस्कृतिक अर्थ की पकड़ नहीं कर सकता, और खास करके भारत जैसे विविधतामयी देश में। तो यह एक और बड़ी ताकत बनकर के यहाँ पर उभर करके आती है। इस दृष्टि से यह कहानी बहुत प्रौढ़ कहानी के रूप में आरंभ में ही हमारे सामने आ जाती है। इसलिए यह अकारण नहीं है कि मधुरेश ने अपनी पुस्तक हिंदी कहानी के विकास के पृष्ठ संख्या 18 पर यह कहा है कि उसने कहा था, वस्तुतः हिंदी की पहली कहानी है जो शिल्प विधान की दृष्टि से हिंदी कहानी को एक झटके में ही प्रौढ़ बना देती है। यह कहना उनका इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अब तक की कहानियों में कल्पना, संयोग आदि तत्वों की इतनी प्रधानता थी कि ऐसा लगता था कि यह कहानी कहानी नहीं, कोई चमत्कारिक घटना का उल्लेख मात्र है। यहाँ पर वस्तु परकता और तथ्य परकता के साथ साथ उस कहानी के कहानीपन में निहित कल्पना प्रधानता को गौड़ कर देता है, और इसलिए यह कहानी भी अपनी यथार्थवादी विश्वसनीयता के धरातल पर उत्कृष्टतम कहानी के रूप में सामने आती है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण उसका शिल्प विधान है, और जीवन के यथार्थ को व्यक्त करने के संबंध में यह कहानी यह भी बात बताती है कि एक सिपाही जिसे सामान्य पाठक अपने घर में बैठा हुआ मनुष्य यह समझता है कि वह केवल मोर्चे पर हथियारों के साथ दुश्मन के साथ वो मोर्चाबंदी में लगा हुआ है, बल्कि यह कहानी ये भी बताती है कि हर सिपाही के मन में एक दूसरा युद्ध भी चल रहा होता है। वह युद्ध दुश्मन की हर प्रकार की जासूसी से संबंधित चालों को काटने का युद्ध होता है। इसलिए वह निरंतर अपनी भाषिक प्रक्रिया के तहत दुश्मन की रणनीति का परीक्षण करते हुए इस बात का भी परीक्षण निरंतर करता रहता है कि कहीं दुश्मन उसकी रणनीति में सेंध न लगा ले। यह परिणत युद्ध के उस मोर्चे पर भी होती है कि जबकि एक और दुश्मन का व्यक्ति आता है और इन सैनिकों को भटकाने के लिए दूसरी ओर दूर तक ले जाता है, और जब लहना सिंह पकड़ लेता है कि यह गड़बड़ हुआ, समय रहते हुए सचेत करता है और ये मोर्चेबंदी शुरू हो जाती है, और शुरू होने पर आपस में गोलियां बरसने लगती हैं। दुश्मन अपनी योजना में पूरी तरह सफल नहीं होता है, लेकिन हाँ, लहना सिंह को द्वारा अपने प्रेमिका को दिया गया वह वचन याद आता है, और लहना सिंह तमाम तरह के चीज़ों का शिकार होते हुए, गोलियां झेलते हुए अपने अफसर या अपनी प्रेमिका के पति और पुत्र को न केवल बचाता है, बल्कि भयंकर गोली लगने के बावजूद उनके सामने यह साबित कर देता है कि उसे कुछ नहीं हुआ है, और उन्हें सुरक्षित वापस चिकित्सकीय सहायता शिविर में भेजवा देता है। यह तो रहा कहानी के कथानक का एक भाग। अब उसके बाद लहना सिंह वहां पर पूरी तरह से घायल अवस्था में पड़ जाता है। अब यहाँ साहित्य की एक नई विशेषता उभर करके आती है। पहली बार हिंदी कहानी अपने फ्लैशबैक की तकनीक का सहारा लेती है, और फ्लैशबैक की तकनीक के तहत अपनी उबड़ खाबड़ याददाश्तों से होते हुए लहना सिंह
वापस पुनः उस पहली मुलाकात पर पहुंच जाता है, जिसके बारे में मैंने सूर की गोपियों का उदाहरण देते हुए कहा था कि लरिकाई कौ प्रेम कहो अली कैसे छूटत। उसके दिमाग में उसी प्रेमिका की तस्वीर सामने आ जाती है। आज बस इतना ही। यूट्यूब के संकेत को समझते हुए अगली बात अगले दिन, अगले क्लास, अगले लेक्चर में।